हेलो बच्चों। आज हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है और लेसन 6। लेसन का नाम है वायु की गतियाँ। वायु के बारे में हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वायु की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना लेसन चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आप निम्न वायु दाब तथा उच्च वायु दाब के विषय में पढ़ चुके हैं। गर्म वायु वाले क्षेत्र में निम्न दाब तथा ठंडे वायु वाले क्षेत्र में उच्च दाब पाया जाता है। वायु दाब और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है। वायु सदैव उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को पवन या हवा कहते हैं। अब है पवन दिशा संबंधित सिद्धांत। पवनों की गति, यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है ऊपर। पवनों की गति, धरातल पर चलने वाली हवाओं की दिशा वायु दाब पृथ्वी की दैनिक गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप यानी कि मुड़ना हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या कोरियाशील बल कहा जाता है। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं अपनी दिशा से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी आधार पर फेरल नामक विद्वान ने हवा चलने की दिशा संबंधित अपने मत का प्रतिपादन किया। अब है पवन के प्रकार। फिगर में देखिए दिया गया है, लेकिन इसमें क्लीन दिख नहीं रहा, वरना मैं पढ़ के आप लोग को बता देती। विक्षेप बनाकर वायु का मुड़ना, किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय हवा कहते हैं। स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर चलने वाली हवा को क्रमशः स्थलीय तथा जलीय समीर कहते हैं। हवा जिस दिशा व जगह से शुरू होती है, उनका नाम उसी दिशा के नाम पर पड़ जाता है। ऐसी हवा जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती है, ग्रही हवा कहते हैं। इसके विपरीत जिन हवाओं की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें मानसूनी या मौसमी हवाएं कहते हैं। इस तरह हवाओं को दो वर्ग में बांटा गया है या रख सकते हैं। पहला है सनातनी या अस्थायी या नियतवाही हवाएं, और दूसरा है अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही हवा। यहाँ पे देखिए इसका हवाओं के प्रकार उसका चार्ट बना हुआ है। अस्थायी या नियतवाही हवा और दूसरा है अस्थायी या नियतवाही हवा। तो अस्थायी हवा में जो है अस्थायी या नियतवाही हवा का जो है उसमें व्यापारिक है, पछुआ है। व्यापारिक है क्या स्पष्ट दिख नहीं रहा है, और दूसरा है पछुआ, और तीसरा है ध्रुवीय। और इसमें जो है अस्थायी या नियतवाही हवा जो तीन भागों में पहले बटा है, मानसूनी, स्थानीय और शमीर। फिर मानसून को दो भागों में बांटा गया है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, जो गर्मी में और ठंडी में हवाएं चलती हैं। फिर है स्थानीय। स्थानीय जो है उसको चार भागों में बांटा गया है, चिनूक, सिरोको, बोरा और लू, जो गर्मी के दिनों में चलते हैं, अप्रैल और मई के महीने में। फिर है समीर। समीर जो है दो भागों में है, स्थल और जल। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला अस्थायी या नियतवाही हवाएं। इन हवाओं की दिशा वर्ष भर प्रायः समान रहती हैं,
इनका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के गुणन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित, अतः इनको ग्रही हवाएं भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं व्यापारिक हवा, पछुआ तथा ध्रुवीय हवा। दिए गए चित्र को देखिए, यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है। फिर है क, व्यापारिक हवा। अयनवर्ती या उपोषण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की ओर व्यापारिक हवाएं चला करती हैं। इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी। इसीलिए इनको व्यापारिक हवा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती हैं। चित्र नंबर 5.3 में इनकी दिशा व स्थिति को देखिए। फिर है ख नंबर, पछुआ हवा। उपोषण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी हवा को पछुआ हवा कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। इनमें इनकी स्थिति व दिशा को देखिए। अब है ग नंबर, ध्रुवीय हवा। 600 से 650 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायु दाब मिलता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायु दाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायु दाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। इन्हें ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। दिए गए चित्र को देखकर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिया गया हवा का नाम किस दिशा से चलती है और किस दिशा की ओर चलती है। उत्तरी व्यापारिक हवा, फिर दक्षिणी व्यापारिक हवा, उत्तरी पछुआ, दक्षिणी पछुआ, उत्तरी ध्रुवीय हवा और दक्षिणी ध्रुवीय हवा। अब है दूसरा नंबर, अस्थायी अनियतवाही हवा। यहाँ पे देखिए फिगर में दिया गया है 5.4 में मानसूनी हवाएं। फिर है क नंबर, मानसून हवाएं। यहाँ पे दिया गया है ऊपर दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं। मानसून शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र में चलने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। ये हवाएं ऋतु परिवर्तन के अनुसार बदल लेती है। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी विषमता पाई जाती है। तापमान की इस विषमता के कारण वायु दाब की दिशाओं में भी अंतर आ जाता है। इसीलिए शीत ऋतु में हवा स्थल से सागरों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती है। सागरों से आने वाली हवाएं आर्द्रता से भरी होती हैं, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। इस ऋतु की हवाओं को ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में ये हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, अतः वर्षा कम होती है। अब है दूसरा ख नंबर, स्थलीय तथा सागरीय समीर। स्थलीय तथा सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे रूप में मानसून हवा की ही होती है।
इनकी दिशा में 24 घंटे के अंतर 2 बार परिवर्तन होता है। सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर तथा स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से सागर की ओर चलता है, सागर की ओर चला करती है। नीचे दिए गए चित्र नंबर 6.5 को देखिए। स्थलीय तथा सागरीय समीर के चलने का एकमात्र कारण स्थल तथा जल का गर्म तथा ठंडा होने से में परस्पर विरोधी स्वभाव का होना है। दिन के समय स्थल सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर उठने लगती है, इससे स्थल निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। सागर की ठंडी वायु स्थल के निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चल पड़ती है, इसे सागरीय समीर कहते हैं। स्थलीय समीर क्यों चलती है? अब है ग, स्थानीय पवनें। किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय हवा कहा जाता है। इनका संबंध स्थान विशेष की धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इनमें ऐसे गुण होते हैं कि इनको प्रचलित हवा से शीघ्र अलग कर लिया जाता है। ये हवा गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल, रेत युक्त कई प्रकार की होती हैं। भारत की स्थानीय हवा का उदाहरण लू है। यह भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून के महीनों में चलती हैं। विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय हवा है, जैसे चिनूक यूएसए, सिरोको इटली, हरमट्टान सहारा मरुस्थल, बोरा एडियाटाइक सागर, मिस्टरल स्पेन एवं फ्रांस, बिलजर्न कनाडा एवं साइबेरिया क्षेत्र आदि। अब है चक्रवात। आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि अक्सर तेजी से धूल भरी आंधी का बवंडर आता है। ठीक उसी प्रकार चक्रवात होता है। चक्रवात उन चक्रदार हवाओं को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न एवं किनारे की ओर उच्च वायु दाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किमी से 300 किमी तक होता है। इनकी गति 30 किमी से 64 किमी प्रति घंटे तक होती है। चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। इसमें हवाओं की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। चित्र नंबर 6.6 में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की गति दिशा को देखिए। यहाँ पे देखिए दिया गया चक्रवात और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जो एक में ऐसे राउंड में घूमा है, दूसरे में ऐसे घूमा है। एक में दाएं से बाएं की ओर, एक में बाएं से दाएं की ओर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। टॉर्नेडो ये बड़े विनाशकारी होते हैं। इन्हें चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो, पश्चिमी द्वीप में हरिकेन तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। विश्व के रेखा मानचित्र पर चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिमी द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी को देखिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक बड़े होते हैं, परंतु हवाओं की गति मंद होने के कारण ये अधिक विनाशकारी नहीं होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच
उत्तरी व दक्षिणी भारत में अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तथा अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित है। अब है चक्रवात से बचाव। संचार माध्यम जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने न जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों, जहां पर समुद्र का पानी न पहुंच सके, पर चले जाएं। चक्रवात के समय तेज हवाएं चलती हैं, जिससे मकानों के ऊपर से टीन शेड उखड़ कर हवा के साथ उड़ते रहते हैं, अतः खुले स्थानों पर न जाएं। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें तथा मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइट काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा विषधर जीव जंतु से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने के अनाज व स्वच्छ जल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायु दाब रहता है और बाहर की ओर वायु दाब क्रमशः कम हो जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब है अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? कोरियाशील बल से आप क्या समझते हैं? चक्रवात आने पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है? फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद है कारण बताइए, स्पष्ट कीजिए। फिर है बताइए मैं कौन। फिर है भौगोलिक कुशलताएं। हमारा चैप्टर यहाँ पे ये समाप्त हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम लोग क्लास अपना यहीं पे बंद करते हैं और नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।